देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता है जो भारत के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और ये भी ध्यान देना कि ये अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में बसा हुआ क्षेत्र है जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। ये मैदानी इलाकों में भी है, मरुस्थल इलाकों में भी है, समुद्र तटीय क्षेत्रीय इलाकों में भी। अब इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से हो गया, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का तो ये मत है कि इसका अंत नाटकीय तरीके से हो गया। ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? कि जब किसी सभ्यता का जन्म एक दिन में नहीं होता है तो उसी प्रकार किसी सभ्यता का अंत भी एक दिन में नहीं होता है। और दूसरा चीज, ये अलग अलग क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में, तो इसके प्राकृतिक आपदा भी अलग अलग प्रवृत्ति का है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से या एक दिन या नाटकीय तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण हैं और उन सभी कारणों के प्रभावों से ये अलग अलग क्या हुआ, इसका पतन हुआ है, नो डाउट। उसमें सबसे पहला है क्या, बाढ़ एवं भूकंप। ठीक है, और वास्तव में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले एक जल वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है R. L. राइक्स। क्या नाम है? R. L. राइक्स। ये इतिहासकार नहीं है, ये जल वैज्ञानिक। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बाढ़ और भूकंप महत्वपूर्ण रहा होगा, नो डाउट, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में है जिसको अब पाकिस्तान कहते। ठीक है, अब यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर रही है और फिर सिंधु की सहायक नदियां भी हैं। सिंधु की सहायक नदियां, कुछ सहायक नदियां हिंदू कुश पर्वतमाला से निकलने वाली है, कुछ सहायक नदियां
आपका हिमालयन रेंज से निकलने वाली है। ठीक है, अब देखो भारत में दो प्रकार की नदी का प्रवाह तंत्र है। एक हिमालय और दूसरा प्रायद्वीपीय, अर्थात ये जो हिस्सा हुआ ये प्रायद्वीपीय हिस्सा हुआ। इस प्रायद्वीपीय हिस्सा से देख रहे हो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां निकल रही हैं। तो देखो जो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय नदियां हैं, गोंडवाना लैंड की जो नदियां हैं, वो करोड़ों वर्ष पुरानी नदियां हैं। ठीक है, उनमें जल कम हो गया है, उनका मार्ग स्थिर हो गया है। बाढ़ उसमें भी आती है लेकिन उसमें बहुत क्षमता नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम भूगर्भिक जल है, इसलिए उसके पास उतनी मात्रा में जल भी नहीं, पुरानी हो चुकी है। यदि ज्योग्राफी जानते होगे तो तुम्हें पता होगा कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, गोंडवाना लैंड है वो करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब दूसरा जो हिमालयन रेंज है, जहाँ से सिंधु, गंगा, यमुना आदि नदियाँ निकलती है, एक तो इनका उद्गम स्रोत हिम ग्लेशियर है, दूसरा ये जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वहाँ पर दक्षिण पूर्व मानसून की भरपूर बरसात होती है। आज भी सिंधु में, गंगा में जब बाढ़ आती है तो जल प्रलय की स्थिति खड़ा कर देता है। आज से 4000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले इसमें तो और जलीय क्षमता थी। उस समय मानसून तो भारत में और भी सक्रिय था, तो इसमें बाढ़ आने की जबरदस्त संभावनाएं थी। आज भी आप देखते हो जब बाढ़ आती है तो गांवों का गांव समाप्त हो जाता है। हर साल ये घटना होती है और ये घटना मैक्सिमम उत्तर भारत के मैदान में होती है, जहां से ये सब नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रवाहित हो रही। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है मोहनजोदड़ो, जहाँ के खुदाइयों के बाद उसके मकान के भीतर से 30-30 फीट की गाद जमा था। गाद मतलब बाढ़ का मिट्टी। तो इसका तात्पर्य है कि सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों के बाढ़ में कुछ शहरों का विनाश हुआ है, नो डाउट। और अब दूसरा चीज देखो कि इसी बाढ़ के साथ जुड़ा हुआ मसला है भूकंप। अब देखिए, विश्व का सबसे प्रभावी भूकंप जोन जो है वो रिंग्स ऑफ फायर, जापान से शुरू होते मध्य एशिया, यूरोप होते हुए, पश्चिम एशिया होते हुए, इस ट्रांस हिमालयन रेंज से निकलते हुए चीन होते हुए फिर रिंग्स ऑफ फायर में जाके जुड़ जाता है।
तो भारत का ये जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है, ये पश्चिमोत्तर हिस्सा भूकंप के रूप में भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। अभी भी देखिए 2009 में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भूकंप आया था, उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद का रंग रूप ही बदल दिया था। तो जब आज भी इस अशांत क्षेत्र में, चूंकि आप सब जान रहे हो कि चाइनीज प्लेट जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वो आमने सामने टकरा रही है। तो आमने सामने टकराने से क्या होगा? भूकंप पैदा होता है। और आए दिन ही देख रहे हो, अभी महीना भर में ही भारत के इस मैदानी इलाके में कई भूकंपीय झटके लगे हैं, जो आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुने हों। तो ये भूकंप के तौर पे बड़ा आसान क्षेत्र है और भूकंप के कारण नदियों पर बांध बन जाता है और उससे मार्ग अवरुद्ध होकर झील बन जाती है, जिससे जल अवरुद्ध होता है तो वो कई बस्तियों को निगल ले जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण 1819 का आया भूकंप है, जिसमें सिंधु नदी के ऊपर बांध बन गया था। अब आप देखो, इससे भी एक तो बार उसमें भी भूकंप आ गया होगा, ऐसी कई स्थितियां पैदा हुई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, कई सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। लेकिन ये सिद्धांत भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं परिपूर्ण है? कि आकस्मिक रूप से सारे शहर तो भाई, तो फिर कालीबंगन में कौन सा बाढ़ आ गया यार? फिर लोथल और रंगपुर में कौन सा बाढ़ आ गया होगा? ठीक है। और नंबर 2 कि यदि नदियों के द्वारा भूकंपीय या विवर्तनिक घटनाओं के कारण बांध बन जाता है, तो वो बाढ़ के पानी से ही क्या हो जाता है? बह जाता है। इसका उदाहरण 1819 का भूकंप में जो बांध बना, सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है नाड़ा, नाड़ा का बाढ़ आया, उसी में वो बांध बह के राम नाम सत्य हो। तो स्वाभाविक है यदि बांध टूट जाएगा तो झीलें भी समाप्त हो जाएंगी। तो इससे सारे शहर बर्बाद नहीं हुए होंगे। हाँ, ये मैं निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं, कुछ जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे, वो इस प्रकार की घटनाओं से उनका पतन हुआ होगा। तो ये था बाढ़ एवं भूकंप। तो पहले इसको लिख लो, फिर दूसरे पर जाएंगे। लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आपका मूल हेडिंग हुआ, ठीक है, और उसके बाद सब हेडिंग दीजिएगा बाढ़ एवं भूकंप। अब लिखो हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ।
इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में कोई स्पष्ट मत नहीं है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक विश्वास है कि इस सभ्यता का नाटकीय अंत हो गया। इस सभ्यता का नाटकीय अंत हो गया, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अंत जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अंत एक साथ न होकर अलग अलग कारणों से हुआ है। एक साथ न होकर अलग अलग कारणों से हुआ है। पैराग्राफ बदलोगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक कारण बाढ़ और भूकंप भी हो सकता है। इस सिद्धांत की व्याख्या जल वैज्ञानिक R.L. रईस्क ने किया है। R.L. रईस्क ने किया है। इनका मत है कि ऐसा बाढ़ जिसमें बस्तियों के भूतल से 30 फुट तक गाद जमा हो सकती है। 30 फुट तक गाद जमा हो सकती है, वह सामान्य बाढ़ का परिणाम नहीं हो सकती। वह सामान्य बाढ़ का परिणाम नहीं हो सकती। उनका विश्वास है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास उनका विश्वास है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास भयंकर बाढ़ के कारण हुआ। भयंकर बाढ़ के कारण हुआ। जिससे सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर बहुत समय तक डूबे रहे होंगे। बहुत समय तक डूबे रहे होंगे। रईस्क यह भी बताता है कि भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से यह अशांत भूकंपीय क्षेत्र है।
यह अशांत भूकंपीय क्षेत्र है। भूकंपों से यह हो सकता है, कि निम्न सिंधु नदी के बाढ़ के मैदान का स्तर, निम्न सिंधु नदी के बाढ़ के मैदान का स्तर ऊंचा हो गया हो। तो मैदान के इस उत्थान से नदी का समुद्र की ओर मार्ग अवरुद्ध हो गया। नदी का समुद्र की ओर मार्ग अवरुद्ध हो गया हो। इससे सिंधु नदी में पानी इकट्ठा होने लगा हो। और इस क्षेत्र में गाद जमा होने लगा हो। इस बढ़ते जल स्तर में मोहनजोदड़ो जैसा शहर डूब गया हो। इस बढ़ते जल स्तर में मोहनजोदड़ो जैसा शहर डूब गया होगा। यह सिद्धांत कई इतिहासकारों को मान्य है। तो कई इतिहासकारों को मान्य नहीं है। जिनको मान्य नहीं है, वह इसके पीछे तर्क देते हैं कि भूकंपीय उत्थानों में से एक नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर से संपूर्ण सभ्यता नष्ट नहीं हो जाती। संपूर्ण सभ्यता नष्ट नहीं हो जाती। इसके पीछे दो कारण हैं। यदि किसी भूकंप से कृत्रिम बांध बन भी गया होगा, तो अथाह जलराशि से वह टूट गया होगा। यदि इस सिद्धांत के आधार पर देखें, तो मोहनजोदड़ो एवं उसके तट के पास
स्थित शहर अवश्य प्रभावित हुए होंगे, लेकिन इससे समस्त सभ्यता का विनाश नहीं होगा। समस्त सभ्यता का विनाश नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब दूसरा देखो, ये बाढ़ और भूकंप था।